नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से बात करेंगे आरएसएसबी पेपर 2025 जो कि नवीनतम पेपर हुए थे 2025 में। तो राजस्थान जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पेपर संख्या आज हमारा 3 नंबर आ चुका है। इससे पहले हमने 2 पेपर अपलोड कर दिए गए और इसकी प्ले लिस्ट आरएसएसबी पेपर 2025 के नाम से बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। आगामी परीक्षाएं जैसे पटवार है, वीडियो है या रीट है या सेकंड ग्रेड है, कोई भी परीक्षा है तो उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हम हल करते जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो यूट्यूब पर पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। ये अपने दिसंबर माह के अंदर राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव हर साल बनाया जाता है। आप बताइए कि राजस्थान में कुल कितने शिल्प ग्राम हैं। और ठीक है, आप कमेंट में बताइए। कल मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, शिल्प ग्राम उत्सव के बारे में और शिल्प ग्राम कितने हैं राजस्थान के अंदर, इसका क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 11 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में नगरपालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा गया था। सेकंड ग्रेड के लिए, पटवारी के लिए, वीडियो के लिए और कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ से पंचायती राज से संबंधित और नगरपालिका से संबंधित पक्का प्रश्न बनता ही बनता है। लगभग आप रिपीट कर लोगे तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन चेंज होंगे, वहाँ पे प्रश्न सेम होगा। तो नगरपालिका की हम बात करें, सबसे पहले तो 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, किसके तहत है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, ये याद रखना एक बात। तो दूसरी हम बात करेंगे, इसको जोड़ा कहाँ पे किया गया है, ये भाग 9 के अंदर और कै के अंदर, कै भी आ सकता है या ए भी लिखा मिला हो सकता है। तो इसका आंसर वैसे देखें तो 1 नंबर हो जाएगा, भाग 9A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जड जी तक। ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद है। लगभग 18 अनुच्छेद है इसके अंदर। कितने, 18 अनुच्छेद। ठीक है, 18 अनुच्छेद हो गए। उसके बाद में अनुसूची पूछे, कौन सी अनुसूची में ये है अनुसूची 12 के अंदर। नगरपालिका का संबंध किससे है, अनुसूची 12 से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर आपसे विषय पूछे तो विषय है 18। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, जो कि पंचायती राज में 29 विषय हैं आपके। ठीक है, और ये जो 18 विषय है, अब ये भी प्रश्न बन सकता है जो ये 18 विषय किस अनुच्छेद के अंदर शामिल है। ये है 243 डब्ल्यू यानी बै के अंदर, ये भी याद रखना है। 18 विषय 243 डब्ल्यू बै के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और हम स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए कि जो 243 पी है या जिसे हम तय कहते हैं, इसके अंदर जो है इसकी परिभाषा दी हुई है। किसकी, इस नगरपालिका की क्या दी हुई है, परिभाषा दी हुई है। दूसरा, इसका गठन किसके अंदर है, 243 क्यू के अंदर। 243 क्यू या थ जिसे कहते हैं हिंदी में, तो इसके अंदर नगरपालिका का गठन है। ये अनुच्छेद रट्टा मार लो और सीधा का सीधा। दूसरा, फिर संरचना, संरचना कैसी होगी नगरपालिका की, वो अनुच्छेद है अपने 243 आर यानी जिसे दया नाम दिया गया हिंदी के अंदर, तो इसके अंदर संरचना है। बाकी आपने पढ़ रखा हो अच्छे तरीके से, तो इतनी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आपसे निर्वाचन पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए जो निर्वाचन आयोग है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन आयोग है, वो 243 अपने जड ए के अंदर है भी। ठीक है, जड ए यानी यह और कै के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की भी जरूरत पड़ती है, तो वित्त आयोग जो है वो 243 वाई यानी मैं के अंदर नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। ये चीजें थोड़ी सी मैंने आपको बताई है। ठीक है, भाग 8 है, उसके बाद में ये है भाग 9। ठीक है, आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है, तो इसमें तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा, तारागढ़ दुर्ग। सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। नारगढ़ का किला कहाँ पे बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेहरगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी से बना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, घग्गर।
इंग्लिश में देखोगे यहाँ पे घाघर लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करते हैं तो घाघर लिख दिया, वैसे घग्गर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो घग्गर के आसपास का क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में लूणी नदी यहाँ पे दी हुई है, तो लूणी नदी की बात करें तो उद्गम होता है इसका, लूणी नदी का नाग पहाड़ अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। संगम होता है कच्छ के रण गुजरात में। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर लूणी नदी की। ठीक है, इसे सागरमती अजमेर में कहते हैं, सरस्वती, लवणमती, मारवाड़ की गंगा, आधी मीठी आधी खारी, साकरी पुष्कर में कहते हैं, और अंत सलीला कालिदास ने भी इसको कहा है, तो ये इसके उपनाम है। और लगभग ये लूणी बेसिन का जो विस्तार है वो 13 जिलों के अंदर है। सर्वाधिक जो बहती है ये पाली, जालौर और बाड़मेर के अंदर। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी इस लूणी नदी को कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश आता है, वो लूणी क्षेत्र का प्रवाह होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। लूणी में सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले के अंदर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सहायक नदियों में बात करें, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, खारी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, ये सारी क्या है, लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है हमें दूसरा, पार्वती का। पार्वती नदी जो किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदियां है, और छावर की पहाड़ियां करौली से इसका उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में एक गंभीर नदी है, ये भी याद रखना है। एक है गंभीरी नदी जो जावद गांव की पहाड़ियों से होता है। दो नदियां याद रखना आप, एक तो है गंभीरी, ठीक है, गंभीरी नदी, इसका उद्गम होता है जावद गांव की पहाड़ियां, जावद गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, रतलाम एमपी से, ये याद रखना है गंभीरी का। और ये चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से प्रवेश करती है ये गंभीरी। एक है गंभीर नदी, कौन सी, एक है गंभीर नदी, दोनों को याद रखना है। ये इसका उद्गम होता है ऊंटगन नदी, ऊंटगन नदी उत्तर प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इतना भी याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है, बताइए। भी अभी मैंने बताया है लूनी बेसिन से संबंधित क्षेत्र नहीं है इनमें से। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अजमेर है, पाली है, सिरोही है, लेकिन चूरू जो है लूनी नदी बेसिन से संबंधित क्षेत्र नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में कृषि में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन किया जा सकता है। कुआं सिंचाई पद्धति, या स्प्रिंकलर विधि, और तालाब सिंचाई विधि, या ट्यूबवेल सिंचाई विधि, बताइए भी। ये कृषि से संबंधित पेपर हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारे एग्जाम में जीके से संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको साथ साथ में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, स्प्रिंकलर विधि के द्वारा। ठीक है, स्प्रे कलर जो होती है उस विधि के द्वारा जो है जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन बहुत दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है। राजस्थान सेवा संघ से गठन से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं होंगे चांदकरण शारदा, हरि बहु किंकर है, विजय सिंह पथिक है, और राम नारायण चौधरी है, तीनों हो जाएंगे राजस्थान सेवा संघ। अब बताइए कमेंट बॉक्स में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो है कमेंट में जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी नहीं है। आप जवाब दीजिए, जवाब दोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इन प्रश्नों को याद कर पाओगे अच्छे तरीके से। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान NH 80 से जुड़ा हुआ नहीं है। जो NH 52 के पास कोथूम से शुरू होता है और राजस्थान में धौलपुर में NH 44 से मिल जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार बताइए। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न, और ये सीधा का सीधा हो सकता है पटवारी वीडियो और रीट के अंदर आगे छप जाए सीधा का सीधा। तो 28 नंबर का आंसर होगा अपने लालसोट। इसने कहा कि निम्न में से कौन सा स्थान, तो लालसोट जो क्या है NH 80 से जुड़ा हुआ नहीं है, जो NH 52 के पास कोथूम से शुरू होता है। ठीक है, लालसोट, और राजस्थान में धौलपुर में NH 44 में मिल जाता है। ये कौन सा स्थान हो जाएगा, लालसोट। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है। 29 नंबर, तो डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता, इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया? एकीकरण पक्का प्रश्न आता ही आता है एकीकरण का। इसने पूछा है कि निम्न में से किस चरण में मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया? बाकी मैंने कल बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर, पांचवा चरण। पांचवी चरण मत्स्य संघ कौन सा हो जाएगा? पहला चरण हो जाएगा मत्स्य संघ पहला चरण, यानी 18 मार्च 1948 को, जिसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर को राजधानी बनाया गया और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। फिर इसी चरण को कहां भी मिलाया गया? पांचवें चरण में। ठीक है, पांचवें चरण यानी चौथे चरण और पांचवा क्या बना? संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया पांचवा। चौथा था वृहद राजस्थान और पांचवा बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1900 इसने पूछा कि वृहद राजस्थान में विलय किया गया था, तो इसका आंसर होगा 42 नंबर पूछा है ना, डी, पांचवा चरण हो जाएगा। ठीक है, मिलाया गया और दोनों मिलकर क्या बने? संयुक्त वृहद राजस्थान बने। ठीक है, पांचवा चरण बना। अगला देखिए 43 नंबर राज्यपाल से संबंधित है। राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए भी कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न में दोनों प्रश्न गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सी नंबर असत्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और यहाँ पे राज्यपाल की जगह क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति की होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हटाने की प्रक्रिया है कहाँ पे? धारा 23 के अंदर है। अभी ये भी याद रखना है, धारा 23 के अंदर जो है हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और वही बात करें नियुक्ति, जो नियुक्ति है वो धारा 22 के अंदर है। धारा 22 के अंदर है। अभी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ये आपको याद रखना इतना। ठीक है, और दो पूछे ना हटाए। त्याग पत्र धारा 23 के अंदर है। ठीक है, और धारा 25 के अंदर सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उनके कृत्यों का निर्वहन करना। और सेवा शर्तें धारा 26 के अंदर है। इसके अंदर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सी नंबर आंसर से कर लेना। राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित खोद रीबा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना। आजकल ये और इस प्रकार का मिलता है कि सही उत्तर दीजिए, एकदम स्टिक उत्तर दीजिए भी। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। ठीक है, तांबा के लिए खोद रीबा प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 45, मरुस्थलीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण को रोकथाम का तरीका नहीं है? इनमें से रोकथाम का तरीका नहीं है। जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना, ये नहीं होगा। हरित पट्टी द्वारा पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकना। स्थानीय वृक्ष किस्मों की व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, बिल्कुल सही है। जल और मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों की कटाई, पूर्ण प्रतिबंध, ये भी सही है। तो इसमें एक नंबर गलत हो जाएगा, जो है तरीका नहीं है, बाकी सारे तरीके अपना सकते हैं। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है? जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसमें आंसर होगा वर्षा का एक समान वितरण। मार्च से मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर के बीच अधिकतम वर्षा, शुष्क और अशुष्क जलवायु का प्रभुत्व, ये सारे हो जाएंगे। लेकिन बी नंबर जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषता के बारे में गलत कथन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान हुआ? तो बताइए भी कौन सी अवधि के अंदर? प्रश्न नंबर की बात करेंगे हम 57। प्रश्न नंबर 57 का आंसर होगा सी नंबर, यानी 15वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसे किया था? तो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव रखा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीथियन से। किससे? यानी विदेशी उत्पत्ति कौन सी जाति से बताई थी? सीथियन जाति से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 59 नंबर का प्रश्न देखिए भी, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या है? विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध नहीं है? बड़ा गजब का प्रश्न है और ये रिपीट हो सकता है। तो रामगढ़ बांध है, चर्चा में चल रहा है। गोयका प्रसाद बांध है, पिपलाद बांध भी है, लेकिन हमजा खेरी बांध जो है अपने जलापूर्ति बांध नहीं है। ये प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न है अभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर का डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़गढ़ में इतिहास का पहला साका हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है पहला शक हुआ, तो यहाँ पे देखो अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है। तो 72 नंबर का आंसर होगा अपना, कब हुआ था? 1303 के अंदर। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा था? 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा था? 73 नंबर का हो जाएगा भी डी नंबर, 6 महीने तक रहा था। कितने महीने तक? 6 महीने तक। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, पहले भी मैंने पेपर करवाया था कि कौन सा मात्र सिरोही के अंदर पर्वतीय जो क्षेत्र वन पाए जाते हैं। तो 74 नंबर का आंसर होगा यहाँ पे सी नंबर, माउंट आबू, ठीक है। ये प्रश्न दोबारा देखो किस प्रकार से रिपीट हुआ है। मैंने कहा भी ऑप्शन चेंज होंगे और क्वेश्चन चेंज होगा, बस। बाकी आपको अगर पता है कि उप उष्णीय कटिबंधीय पर्वत वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही, माउंट आबू, आपने याद कर रखा है, अच्छी तरीके से आप स्टिक जानकारी देंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों के आदि के सदस्यों की चुने जाते हैं? तो 75 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, 1/3 जो है स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका है, जिला बोर्डों आदि के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों में से। अगला प्रश्न देखिए, 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले में से है? देखिए पीछे 75 नंबर का था ना, ठीक है। 86 नंबर का उत्तर हो जाएगा अपना डी नंबर, देव नारायण जी। कौन हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है, तो कौन से हो जाएंगे? देव नारायण जी, ठीक है। अगला 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति हुई है? ये कौन सी सभ्यता है? तो सी नंबर हो जाएगा, बागोर सभ्यता। और ये है कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। मध्य पाषाण काल, सबसे पहले प्रश्न आया था ना, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल स्थल की खुदाई के दौरान वहां पे क्या मिले? एक तो तांबे के औजार, दूसरा यहाँ पे धागा डालने वाले छेद के साथ सुई प्राप्त हुई है। ये चीजें याद रखनी है आपको। तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर है ये सभ्यता। पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी कौन सी है? ये पूछा गया है। तो सबसे हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो इंग्लिश वाला शब्द देखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखो जालोढ़, ठीक है, जलोढ़ लिखा हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे उत्पादक मिट्टी हो जाएगी। उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? उर्मिला सागर बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती नदी पर है। उर्मिला सागर बांध कहाँ पे है? पार्वती नदी के ऊपर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया था? कौन सा शहर महाराजा सूरजमल के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर शहर। अब है राज्यपाल से संबंधित 101 नंबर प्रश्न। राज्यपाल निम्नलिखित में परिस्थितियों में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं? सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं, 101 नंबर। तो यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया जाए, ये तो सब में मिलता ही मिलता है। दूसरा, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न हो तो हटा सकते हैं। दूसरा, यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे उसके पदीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तब हटा सकते हैं। यदि वे राज्यपाल की आय में मानसिक शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं तो हटा सकते हैं। तो इसका आंसर एकदम 1 नंबर सही हो जाएगा, यानी ए बी सी डी सारे सही हो जाएंगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से संबंधित। और बताइए कि वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है? बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है चावल। 1 मिनट रुकिए, 102 नंबर का, तो यहाँ पे चावल दे रखा है।
कि कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है, बड़े क्षेत्र में। ये है प्रमुख फसलों के क्षेत्र अनुमान 2020-21 के अनुसार चावल है अभी, ठीक है इसका आंसर, क्योंकि बाकी तो हमारे होते ही नहीं है। अगर बाजरा होता तो हम कर देते। राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को निम्न में से किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? बड़ा गजब का प्रश्न है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है अभी। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनका प्रश्न बार बार आता ही आता है। राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? 104 नंबर की बात करेंगे तो चूंप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनको प्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था? यानी महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए जो शिष्टमंडल थे, उसमें बताइए कि तीसरे नंबर पर कौन गया था, इनका ये कहना है। तो तीसरे नंबर पर भगवान दास गए थे। इनका सूत्र याद रखना, जम भट्टो, बस ये याद रखना। चलाल खां, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास, ठीक है। उसके बाद में अपने टोडरमल गए थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार है जो व्यक्ति गए थे अपने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई निम्न में से कितनी है? अभी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 869। इसने पूछा है पूर्व से पश्चिम, 869 हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष और वंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है। ये देखो बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्रकाश क्या हो जाएगा इसमें? प्रकाश हो जाएगा। परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? थेम्स बादल महल, बुलेट यूजिंग, ठीक है। परेरा पत्थर, परेरा स्टोन इज, ये 118 नंबर की देखिए, 118 नंबर में सी नंबर हो जाएगा गेप सागर झील। ये कहाँ पे है? गेप सागर झील के किनारे है बादल महल। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा इसमें? बी नंबर, जोधपुर। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह पुलिस यानी विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा क्या है? तो वो हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। ये वैसे टॉपिक इनके अंदर ही है, एक जेल प्रेरी में दिया गया था और इनके अंदर है। तो ये आज के राजस्थान जीके के प्रश्न अच्छे बढ़िया थे और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये प्रश्न परेरा पत्थर वाला आपने नहीं पढ़ा होगा, ये हो सकता है सीधा एग्जाम में पूछा जाए। ये देखो जैसे 3 साल से एक बार सूखे के लिए जाना जाता है, जैसे जोधपुर। तो इस पर ये अपने भोलपुर है अभी, सॉरी यहाँ पे हाँ 119 का जोधपुर, ठीक है। 119 का जोधपुर अभी, जोधपुर है, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रश्न था, ये बार बार आते हैं रचनाओं वाला, ठीक है। उसके बाद में और भी प्रश्न हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नए हैं, उनको आप कॉपी पेन ले के बैठे होंगे, उनको लिख लीजिए। जैसे उर्मिला सागर बांध है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। उर्मिला सागर बांध जैसे मान लीजिए पार्वती नदी पर है, तो ये सीधा का सीधा हो सकता है उठाकर दे दिया जाए। तो अच्छे तरीके से डेली रिवाइज करें। अगर आप डेली इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे ना 10-15 मिनट में, तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान जी के पढ़ रखा है, तो इन 50 प्रश्नों में आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा प्रश्न टॉपिक जो हमने नहीं पढ़ रखा है और इसकी सूचना भी नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो के लिए और अच्छे तरीके से कमेंट में जवाब देते रहिए, साथ साथ में तैयारी करते रहिए।